अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। ताबीर हयात जहान आयरिश किस्त नंबर 8। नौरीन बेगम की मौत को 3 महीने हो गए थे। सब कुछ वापस अपनी जगह पर आ गया था सवाए नगमा के। इसको चुप लग गई थी। ना वो अपने कमरे से निकल रही थी और ना किसी से बात करती थी। शराज दिन में कई मरतबा उसे फ़ोन करता था। एक आध बार उठा लेता और फिर मोबाइल बजता रहता। माँ की जानिब से वो मंगनी जो उस्मान ने कर रखी थी वो भी मुलतवी हो गई। पिछले दिनों से अनवर भी उसको मंगनी दोबारा करने का कह रहा था। उस्मान इसको कोई ना कोई बात कहकर टाल देता, मगर आज उसने भी 2 दिन बाद दोबारा से मंगनी की डेट को फिक्स कर दिया था। वो उसके कमरे में जा रहा था। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार बगैर नॉक करके चला गया। उसकी बेटी रफ से हुलिये में वॉल ग्लास के सामने कुर्सी में दोनों पाँव को ऊपर की तरफ उठाए बैठी थी। उसने सर को उठाया। उसका बाप उसके सामने खड़ा था। वो इसके सर पर हाथ रखने लगा। पाँव को नीचे करके वो सही से कुर्सी पे बैठ गई। इसके साथ वाली कुर्सी पे उस्मान बैठ गया। मैं जानता हूँ तुम माँ को याद कर रही हो। मुझे भी बहुत याद आ रही है बेटा, पर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो इसी तरह नीचे देख रही थी। किसी भी बात इस जख्म को नहीं भर सकती थी जो इसकी माँ के मरने से हुआ है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था इसके आने से। नगमा 3 महीने हो गए। इस तरह तो नहीं चलता। तुम घर में घुस गई हो। इस तरह तो तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी। चाहो अपनी हालत देखो तो पहचानी नहीं जा रही। वो इस बार इनको देखने लगी। तुम किसी के साथ शॉपिंग पर चली जाओ। तुम्हारी आउटिंग भी हो जाएगी और परसों के लिए अपने लिए एक फॉर्मल ड्रेस ले लेना। परसों किस लिए? इसको इतना तो याद था कि आज से 2 दिन बाद कोई भी ख़ास इवेंट नहीं है, ना ही किसी की सालगिरह है और ना ही उसकी है। तो फिर किस इवेंट के बारे में वो कपड़े लेने का कह रहे थे? वो कुछ देर बाद उनसे पूछने लगी। तुम्हारे और फुरकान की मंगनी जो रह गई थी, मैंने उसकी डेट 2 दिन बाद फिक्स करवाई है। नौरीन के जाने से घर में हर तरफ सन्नाटा सा हो गया। थोड़ा हल्ला गुल्ला भी हो जाएगा और तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। वैसे कह रहे थे जैसे ये करना इनकी ख्वाहिश हो। अपनी मर्जी को दूसरों पर तो थोपना इस तरह से कोई इनसे सीखे। अब्बा हजूर, मैं ये मंगनी नहीं करना चाहती। प्लीज़ मुझे फोर्स मत करें। मुझे पहले डरने की वजह से कुछ नहीं कह रही थी, आज बेपरवाही से कह रही थी। वो अंदर से मर गई थी। मैं जानता हूँ बेटा, तुम माँ के जाने की वजह से कह रहे हो। यकीन करो, फुरकान बहुत अच्छा लड़का है। एक बार तुम लोगों की मंगनी हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसकी बातें इसका साथ नहीं दे रही थी। इसके चेहरे पर जो सख्ती नगमा की इनकार से डर आई थी वो बातों से छुपने वाली नहीं थी। उसने एक नज़र बाप को देखा। इसको अफसोस होने लगा कि वो इसकी बेटी है। आज भी इसके कमरे में इसने ये शख्स जो उसका बाप लगता था आया था कि अपनी बात को मनवा सके। वो जानती थी जितना भी मना करें, इनकार करें, होगा वही जो इसका बाप चाहता है। इसलिए इसका सुन के वो खामोश हो गई। वो भी अपनी कहकर चला गया था। वो इसी तरह कुर्सी पर आरी चेहरा लिए बैठी थी। इसका मोबाइल साइड टेबल पर पड़ा था। इस पर अभी भी कुछ मिस्ड कॉल्स आ गई थी। स्क्रीन पर इसका नोटिफिकेशन चमक रहा था। वो कुर्सी से उठकर मोबाइल को उठाने लगी। उसने देखा शराज 8 मिस्ड कॉल्स उसको कर चुका है। उसने उसका नंबर मिलाया और कान से लगाने लगी। इसको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना पड़ा था। दूसरी तरफ से जल्दी कॉल रिसीव कर ली गई थी। कैसी हो? वो इससे पूछने लगा था जिसको अपना आप मरा हुआ लग रहा था। आपकी वजह से जान आ गई है थोड़ी देर के लिए। क्या मतलब? वो नहीं समझा था कि वो क्या कहना चाहती है। अब्बा मेरी मंगनी की डेट फिर से फिक्स कर चुके हैं। 2 दिन बाद फंक्शन है। अभी मुझसे कहकर चले गए हैं। 1 मिनट, वो तुमसे कह गए हैं? इसको यकीन नहीं आ रहा था। अभी तो ये माँ के सदमे से नहीं निकली थी और अब इसको एक और करंट लगने वाला था। तो मैं क्या आपको मजाक के मूड में लग रही हूँ? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम बताओ क्या करें? वो इससे इसकी राय पूछ रहा था। मैं जानती हूँ भाई भी नहीं मानेंगे और अब्बा को तो सवाल ही नहीं बनता। मैं आपको माँ से मिलवा चुकी हूँ। उसकी आवाज़ रुंधने लगी। वो जानता था वो अंदर से रो रही है। मैं आपसे कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हूँ, वरना मेरा बाप अपने पॉलिटिक्स में मुझे भी कुर्बान करके ही दम लेगा। उसके आंसू तेजी से इसके चेहरे पर बहने लगे। एक माँ थी समझने वाली, वो भी चली गई थी। कल रात मैं तुम्हारी हवेली के पीछे वाली तरफ आकर खड़ा इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। तुम आ जाओ। याद रखो नगमा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये रोना तुम इस तरह आखिरी बार कर रही हो। इसके बाद रोने के लिए हमेशा मेरा कंधा मैसर होगा। सच कहा है किसी ने, एक सच्चा मोहब्बत करने वाला हर दर्द को समेट सकता है। जिस तरह अभी के उसके लबों पर उसकी बातों से खूबसूरत मुस्कान उभर आई थी। गुड़िया कहाँ है? वो आज नाश्ते पर नहीं आ रही। चाचा के बुला के लाओ इसे। नमान ने वहाँ खड़े एक मुलाजमा को उसके पीछे भेजने का लगा दिया। उस्मान भी साथ बैठा नाश्ता कर रहा था। तुम सारे इंतजामात खुद देख लो, हाल को भी बुक कर लो, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए।
कल मंगनी थी इसलिए सारी जिम्मेदारी वो नुमान को दे रहे थे। अब्बा हुजूर, गुड़िया भी छोटी है और वो फुरकान, वो तो उम्र में भी इससे बड़ा है, एक बीवी को डाइवोर्स भी दे चुका है। आपको नहीं लगता ये ज्यादती है? इसमें ज्यादती की क्या बात है? क्या मैं इसका दुश्मन हूँ? वो गुस्से से हाथ में पकड़े कांटे को प्लेट में पटक गया था। आज भी अपने तेज़ आवाज़ में उस बात को दबा गया था। उसने बहुत कोशिश की कि वो बाप को बहन के लिए मना सके, मगर वो किसी की बात को समझे तो फिर ना। छोटे बाबा, नगमा बीबी कमरे में नहीं है। इनके दरमियान बात मज़ीद तवील होने से पहले वो मुलाजमा आ गई। मैंने इसको हर जगह देख लिया, कहीं पर भी नहीं मिल रहे। धड़कते दिल के साथ वो तेज़ जल्दी जल्दी कह रही थी। क्या मतलब है नहीं मिल रही? कहाँ जाएगी? यहीं पर ही होगी। उस्मान उसको गुस्से से कहने लगा। बड़े साहब, मैंने हवेली में हर जगह देख लिया, वो कहीं पर भी नहीं है। इसके कमरे की अलमारी भी खुली थी, इसमें कपड़े भी नहीं हैं। वो जो बॉयल अंडे को खा रहा था इसके गले में अटकने लगा। असल झटका अभी उसे लगा था। उसने सामने जूस के गिलास से एक घूंट लिया और फिर उसके कमरे में चला गया। उसके पीछे नुमान भी जा रहा था। उसने इस कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर कोई भी नहीं था, हर चीज़ जगह पर पड़ी थी। वो उसके अलमारी का दरवाज़ा खोल गया। उसके कपड़े वहाँ पर नहीं थे। अलमारी में जितना सामान था इसका, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। बाकी हर चीज़ अपनी जगह पर दिख रही थी। नुमान बेड के पास जाकर उसके तकिए के इधर उधर करने लगा। ऐसे जैसे ही थोड़ा सा हिलाया, उसके नीचे एक सफ़ेद कागज़ पड़ा था। उसने उठाया और उसको पढ़ने लगा। मैं जानती हूँ जब आप लोगों को पता चलेगा तो आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा, मगर अब्बा हुज़ूर, आपने मुझे मजबूर कर दिया। मैं बिल्कुल भी ये मंगनी या शादी नहीं करना चाहती थी, पर जब आपने मुझे घर से निकालने का फ़ैसला कर लिया तो मैं भी आपकी ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और ये बात माँ को मालूम थी और उसको उससे मिला भी चुकी हूँ। ये इसलिए नहीं कह रही थी कि मेरी माँ बुरी औरत थी। उसने सारी ज़िंदगी आपसे वफा निभा रखा, चाहे आप कितने ही हालत क्यों ना, हमेशा आपसे आपकी ही तरफ खड़ी होती थी। भैया, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपसे कई बार कहने का सोच भी चुकी थी, मगर फिर भी खुद से ये कहकर खामोश हो जाती कि अब्बा के सामने आपकी भी नहीं चलती। मैं जानती हूँ मेरे घर वाले इतने लिबरल तो हैं, मुझे पसंद की शादी पर गोली ना मारे, मगर सिर्फ इस वक्त अगर इसके स्टैंडर्ड्स डबल क्रॉसिंग वाले ना हो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, मेरा खुदा मुझे इस बात की इजाज़त देता है। अब्बा, अगर आप मुझे उसके लिए मजबूर नहीं करते तो आज एक बेटी अपने रिश्तों से दूर ना होती। हो सके तो मुझे अपनी ज़िंदगी से भूल जाइए। और भैया, आपसे शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं एक अच्छी बहन साबित नहीं हुई। मैं आपको हमेशा मिस करूँगी। आपकी गुड़िया। उसकी आंखों से एक आंसू गिर के इस कागज़ में जज्ब हो गया था। उसे वही कागज़ अपनी जेब में रख के अफसोस से बाप को देखने लगा। अगर अभी नगमा इसके सामने आती तो इसको ज़रूर शूट कर लेता। ये जालिम शख्स अभी भी नहीं सुधरा था। कोई कैसे इतना खुदपरस्त हो सकता है? नुमान भी इसके बाद 3 दिनों से घर पर नहीं आया था। इस 3 दिनों में उस्मान नगमा की यूनी और इसके दोस्तों से जितना छानबीन करवा सकता था करवा लिया। इसको कोई भी सुराग नहीं मिला था। गुस्से से उसकी शरेयानें फटने के करीब हो गई थी। अनवर को भी नगमा के भागने का पता चल गया था। इसके ताल्लुकात भी इससे ख़राब हो गए थे। अनवर के ताल्लुकात का असल वजह उसका बेटा फुरकान था, जिसके हाथों इसका कारोबार का निज़ाम चल रहा था। उसने तो सीधा इरादा कर लिया था कि उस्मान को सड़क पर लाएगा। वो अपना बदला अब दूसरे तरीके से निकाल रहा था। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। जो जिस तरह सा था इसी तरह इसको हर चीज़ मिल गई, चाहे वो हमसफ़र हो या फिर ज़िंदगी का कोई और फल, खट्टा हो या मीठा। जो जैसा था वो इसको मिल गया। नगमा और शहराज एक खूबसूरत अस्तवारी ज़िंदगी में मुंसलिक हो गए थे। नुमान की भी मंगनी एक खूबसूरत लड़की से हो गई थी। वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया था। उस्मान और नुमान के दरमियान तलखियों का वो बना शगाफ वक्त के साथ साथ कम होता गया। वो भी अब बेटे को ज़्यादा अहमियत दे रहा था। इसके साथ और भी कोई नहीं बचा था। अपनी तन्हाई का जिम्मेदार वो खुद था, लेकिन फिर भी वो अपने काले धंधों से बाहर नहीं निकला था। इन सब की ज़िंदगियों से नगमा अरसलान का चैप्टर डिलीट हो गया था। वो जिंदा होकर इनके लिए मर गई थी। कभी कभार नुमान को इसकी याद आ जाती थी, मगर फिर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था इसके भी मसरूफियात आसमान को छूने लगे थे। उस्मान भी आने वाले इलेक्शंस में बेटी को लड़वाना चाहता था। वो भी इसी की तैयारियों में लग गया था और फिर ये ना ख़त्म होने वाली सियासत और इसकी नोक-झोंक पूरी तरह इनको डूबने लगी थी। सुबह और शाम इसी पर शुरू और ख़त्म हो रहा था। ज़िंदगी अपने अपने मोड़ पर गामसन होने लगी थी और आज एक बार फिर मेरा वो माजी मेरे सामने खड़ा है। उसने एक लंबी सांस बाहर निकाली, जिसकी वजह से मैं खुद से नज़रें नहीं मिला रही, जिसकी वजह से मैं अपने माँ के घर से दूर हूँ। मैं कैसे छोड़ दूँ तुम्हें हमायल? तुम खुद बताओ। मेरे पास सिर्फ तुम दोनों बच्चे हो। अगर तुम में से किसी को भी कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी। हमायल उनके गिर्द बाजू बांधने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता माँ की कमर को सहला रही थी। अब तो इस शख्स को सजा देने का ठान चुकी थी।
वो जिसने इसकी माँ को अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा था। अब तो ये थोड़ा पर्सनल हो गया था। दूर से सुबह की अजानों की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। आज पूरी रात एक गमगीन दास्तान सुनाई थी उसकी माँ ने। आज वो तीनों नहीं सोए थे। आज सारी बोझों को वो बाहर निकाल चुकी थी। वो मुतमईन थी। इसके अंदर का जो गुबार था वो धुल चुका था। एक नई सुबह अपनी रोशनी को अब उजागर करके इस स्याह को हमेशा के लिए दूर कर देगा। मामा, आपकी तो आज की फ़्लाइट है ना? अब अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? आर्यन अपने कमरे से नीचे उतरते हुए माँ से कहने लगा, जो डाइनिंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। वो तो 2 बजे का है, अभी तो बहुत टाइम है, कर लूँगी मैं। तुम बताओ क्या कर रहे हो? कहीं जा रहे हो? वो इसको देखकर पूछ रही थी, जो नक्सक सा तैयार उसके साथ सोफे पर बैठा था। हाँ, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मैं इसको अटेंड करके आपके साथ जा रहा हूँ। मोबाइल में कुछ टाइप करके वो बात को भी कह गया था। मेरा तो रूटीन चेकअप हो रहा है, तुम किस खुशी में जा रहे हो? वो अपना मोबाइल साइड पर रख चुका था। मामा, मेरे जाने से आपको कोई मसला हो रहा है? वो इसको देखकर मुस्कुरा सवाल कर रहा था। वो जानता था ये भी वही बात करेंगी जो दादा और डैड भी कह कह कर थक चुके थे। तुम नहीं जाओ, अब्बाजान के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है, तुम्हारा यहाँ होना ज़रूरी है। वो जो समझ रहा था कि वो ये भी कहेंगी कि दादा की जगह तुम सियासत में चले जाओ, उसकी माँ को सियासत से ज़्यादा ससुर की फ़िक्र हो रही थी। वो इसको गलत साबित कर चुकी थी। मामा, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा है आप अपने ससुर और शौहर की तरह नहीं हैं। इसके दिल में जो जो था वो इसको कह चुका था। वो भी जानती थी कि घर में जो माहौल चल रहा है उसे कोई भी बदगुमान हो सकता है। बेटा, मैंने अब्बाजान से बात कर दी है। वो कह रहे थे जो मर्डर केस उनके पीछे लगा हुआ है वो झूठ है। आपके पापा भी जानते हैं कि अब्बाजान बेकसूर हैं इसमें। वो फिर से उस्मान साहब का दिफा कर रही थी, जो पता नहीं क्या क्या कह के इन्हें कन्विंस कर चुके थे। चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। अगर ये झूठ है तो इलीगल ड्रग्स और डायमंड का बिजनेस क्या है? क्या वो भी झूठ है? इसके तो पक्के सबूत हैं पूरे मीडिया पर। इसके बारे में क्या कहेंगी आप अपने लाडली ससुर जी के बारे में? बेटा, हम किसी एक गुनाह या गलती से पूरी तरह किसी को जज नहीं कर सकते। आप ठीक कह रही हैं मामा। आप इन सब से दूर रहिए। ये लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा होना हो कोर्ट से पहले मैं अपने करप्ट दादा जान के खिलाफ हो जाऊँ। आप मेरा वेट करें थोड़ा, अगर मैं लेट हुआ। मैंने आपके साथ अपनी सीट भी बुक करवाया है। वो इनके माथे पर बूसा देते हुए उठा था। मैं अभी जा रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह एयरपोर्ट पर मिलेंगे। खैर से जाओ बेटे, वो इसके पुश्त को देखते हुए कहने लगी। घर में उस्मान ने बेल होने के बाद सबको कन्विंस कर लिया था कि जो मर्डर केस इसके पीछे लगा है वो सब झूठ है। बहुत सारे किस्से को कहानियों को सुनाया था इसने। सब इस पर यकीन भी कर चुके थे सिवाय आर्यान के। उस्मान और इसका बाप दोनों इसको इस वक्त पार्टी में एंटर होने का कह कह कर थक चुके थे, मगर वो था कि इन लोगों से बात करना भी नहीं चाहता था। बाहर की दुनिया में इसका पहचान इसके नाम से हो रही थी, लेकिन जो नाम इससे जुड़ा था इसकी वजह से वो अपनी नज़रों में खुद को गिरा हुआ समझ रहा था। वो जानता था कि जो इलीगल बिजनेस केस अभी मीडिया पर कोर्ट में उस्मान के खिलाफ चल रहा है, कुछ साल पहले इसके बारे में जान गया था। बहुत बार कोशिश भी की थी इशारों इशारों में इनको समझाने की, मगर वो तो खुद को अफलातून खान समझ रहे थे। इसको तो एहसानमंद होना चाहिए था कि अभी तक आर्यन ने इसके खिलाफ कुछ ना कहा था और ना कुछ किया था। हालांकि पिछले 15 दिनों से अच्छा खासा नुकसान हो रहा था इनके बिजनेस का। सब लोग जो इसके साथ अटैच थे वो इस पर ट्रस्ट करते थक गए थे, और अरसलान नाम से ज़्यादा आर्यन नाम दुनिया के लिए ग्रांटेड था। आर्यन अरसलान के नाम को टुकड़ों में बांटने वाला इसका अपना दादा था, और इस नाम से इस शख्स को बेपनाह इश्क था। इसको अपना नाम प्यारा था। हर चीज़ से आर्यन अरसलान के लिए नाम और फैमिली उसकी ज़िंदगी की ताबीर हयात है। मम्मा, आप एयरपोर्ट के लिए निकल जाए, मैं वहाँ पर सीधा पहुँच रहा हूँ, अब मेरा वेट मत करें। वो इनको कॉल करके कह रहा था, जो अभी किसी ज़रूरी काम को सरअंजाम देने के लिए निकला था। और वो ज़रूरी काम इसके बिज़नेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, जिसका इरादा उसने कुछ देर पहले किया था। तुम कुछ कब तक पहुँच जाओगे? उसकी माँ ने इससे पूछा, जो घर में बैठकर उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। आप ड्राइवर से कहकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाएं और अपने मेडिकल रिपोर्ट अपने साथ ले लें। ऐसा ना हो इस बार भी घर में ही छोड़ दें आप। अभी रख दिया है बैग में, मेरा सब कुछ रेडी है, मैं बस निकल रही हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। 2 घंटे रह गए हैं फ़्लाइट में। घड़ी पर 12 बजते देखकर वो इनसे कहने लगी। ठीक है मम्मा, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट 30 मिनट के फासले पर है। मैं जल्दी होने की कोशिश करता हूँ, आप अपना ख्याल रखें। ठीक है, अल्लाह की अमान में जाओ। वो मोबाइल को डिस्कनेक्ट करने लगा, अपने ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। तेज़ ड्राइव करते हुए वो जल्दी जल्दी अपनी मंजिल पर पहुँचना चाहता था। इंटरनेशनल लेवल पर कंस्ट्रक्शन के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मुल्क के बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन एजेंसीज को दिया जा रहा था।
इस बिज़नेस में पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल थे। शहराज अहमद भी यहाँ पर आया हुआ था। सब के सब मीटिंग रूम में बैठे थे। अभी तक आर्यान नहीं पहुँचा था। सब लोग अपने अपने प्रेजेंटेशन और प्रपोजल्स डिस्कस कर रहे थे, सवाई एक नाम के जो अभी तक पहुँचा ही नहीं था। और कितना इंतज़ार करवाना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स बैठ बैठ कर तंग आ गए थे। वो हाथ में पहनी हुई घड़ियों की तरफ देखने लगे। हर कोई एक दूसरे के साथ सरगोशी करने में मसरूफ़ था। मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुलने लगा। आर्यान पहुँच गया था। रूम में हर कोई उसको देखने के लिए नज़र उठा चुका था। सब लोग खामोश हो गए थे और वो अपने ब्लैक पैंट कोट में बारूब शख्सियत के साथ सीधा जाके अपनी कुर्सी पर बैठ गया, जो वहाँ किसके लिए खाली पड़ी थी। इसका असिस्टेंट जो इसका लैपटॉप हाथ में पकड़े हुए था, सामने प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट करके अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए इसको देख रहा था। वो आंखों के इशारे से इसको यस कह चुका था। प्रोजेक्टर पर सामने इसका प्रेजेंटेशन चलना शुरू हुआ। हर कुर्सी सामने इस तरफ मुड़ गई थी। पहले 4-5 मिनट में लोगों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बदल गए थे। वहाँ पर हर एक शख्स में इंटरेस्ट लेने लगा था। प्रेजेंटेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वहाँ पर बैठे इन्वेस्टर्स में से कोई ना कोई सर हिलाते हुए एक यकीन के साथ इसको देख रहा था। वो अपने मखसूस स्टाइल में अभी तक कुछ भी कहे बगैर इन लोगों के साथ अपना नया प्रेजेंटेशन बेनियाजी से देख रहा था। इन लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं दिया था उसने। तकरीबन 13-14 मिनटों में एक शानदार आइडिया इनके सामने ए से लेकर जी तक उसने एक जेंटल प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन कर दिया था। सब लोग अपनी कुर्सियों समेत वापस एक दूसरे की तरफ मुड़ गए। इसको अब अपनी बात का आगाज़ करना था। वो अपनी रोलिंग चेयर से टेक हटाए, अपने हाथों को सामने टेबल पर रख दिया और इसकी आस्तीनें कलाइयों तक फोल्ड हुए थे। थैंक्स एवरीवन फॉर वेटिंग अस। वह अपने लेट आने पर सॉरी के बजाय अपने जेंटलमैन वाला लैंग्वेज यूज़ कर रहा था। इसकी भारी मर्दाना आवाज़ हर चीज़ पर भारी होकर अपना आखिरी महर टोंक रही थी। एज यू वॉच एवरीवन आवर प्रेजेंटेशन और आइडिया जिस पर हम अपना काम शुरू करेंगे, इस पर जो कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी हम यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, जैसा कि आप सब ने देखा, और थोड़ा सा टफ टास्क भी होगा, मगर नामुमकिन नहीं। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा हमारा प्रपोजल, एंड इफ़ यू डोंट, इट्स ओके। जो डिज़र्विंग है यहाँ पर, इससे बेहतर जो प्रेजेंटेशन कर चुके हैं, कंग्रेचुलेशन टू देम फ्रॉम माय साइड। उसने थोड़ा सा ब्रेक लिया। एनीवन हियर्स समथिंग आस्क फ्रॉम मी अबाउट दिस प्रेजेंटेशन? वी आर हेयर। उसने एक नज़र तमाम लोगों पर दौड़ाई और अपने एक साइड स्माइल से अपनी बात को ख़त्म करने का कहा। वह भी खामोश हो गया था। जो रही सही कसर बाकी रह गई थी, इसकी बातों ने पूरी कर दी थी। वहाँ पर बैठा हर बिजनेसमैन जो एक नामवर शख्सियत थी, इससे मुतासिर नज़र आ रहा था। हालांकि वो अंदर से अपने काम के डाउन होने पर कुछ ना कुछ हद तक इससे जेलस भी हो रहे थे। ये इंसान की फितरत है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा जिसको भी अच्छी लगती होती है, कहीं ना कहीं इसकी तारीफ़ या इसकी पसंदीदगी हमारी बॉडी लैंग्वेज या हमारी बातों से पता चल जाता है। मिस्टर आर्यन, आपके साथ कोई ऐसी फ्लूट चार्ट है अपने आइडियाज़ के बारे में जिसको हम देख लें और हमारे लिए डिसाइड करने में थोड़ा आसानी हो जाए? एक इन्वेस्टर जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट करना चाहता था, वो इससे पूछ रहा था। यस, अब ऑफ कोर्स, पर इसको मैं फर्दर एक्सपोज तब करूँगा जब मुझे भी यहाँ पर अप्रूवल मिल जाए। वो स्माइल के साथ इनकार कर रहा था और साथ साथ अपने वैल्यू को भी बढ़ा रहा था। आर्यन, आप अच्छे से जानते हैं यहाँ पर बैठा हर शख्स इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता। अगर आप कॉपरेट करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। एक दूसरा इन्वेस्टर इससे कह रहा था। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो मुतासिर होने वालों में से नहीं था। मैंने पहले भी कहा है, यहाँ जो डिजर्विंग है इसको यही प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। वो अपनी बात से 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपनी बात से हटने वालों में से नहीं है वो। अगर देखा जाए तो असल ब्रांड की पहचान भी यही होती है, और ये बात किसी शक और शुबे से बिल्कुल साफ थी। कहाँ आर्यन अरसलान बिजनेस की दुनिया में एक अलग ही ब्रांड है, और ना सिर्फ ब्रांड है बल्कि इस ब्रांड का एम्बेसडर भी है। इसकी यही अकड़ तो दुनिया के सामने इसका पहचान है। इसके मेरिट डिमांड पर वहाँ बैठे हुए लोग खुश होने के बजाय और भी परेशान हो गए थे। जानते थे इस वक्त तो मेरिट पर इसका काम प्रेजेंटेशन रूम कर रहा है। आल्सो विद द प्लस पॉइंट ऑफ दिस एटीट्यूड एंड किलिंग ऑरा। आर्यन के इनकार पर मीटिंग रूम में खामोशी हो गई। सबके सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे। वहाँ पर बैठे इन्वेस्टर्स और जजेस, जिसका फैसला उन्होंने करना था कि ये प्रोजेक्ट किस कंपनी के सर का ताज बनेगा, कौन आगे जाकर तारीख पर अपने नाम को दर्ज करेगा, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बात करते हुए नजर आ रहे थे। साथ साथ टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग भी नज़र दौड़ा रहे थे, और सब नज़रों में सबसे ज़्यादा जो नज़रें ख़त्म होती थी वो आर्यन पर थी। बहुत सारे लोग इसके लिए कई दिनों से तैयारी कर रहे थे। इनके चेहरों से यहाँ पर परेशानी साफ टपक रही थी। हर कोई इसको लेने का ख्वाहिशमंद था। आर्यन भी वहाँ पर बैठा वापस चेयर से टेक लगाए अपने एक हाथ को मुंह पर रखकर तमाम सूरत हाल का जायज़ा ले रहा था।
आज भी उसने नीले आंखों को स्या लेंस में छुपा लिया था। वह आज भी अपनी तेज नज़रों से सिर्फ देख रहा था। इसके चेहरे से कुछ भी मालूम नहीं हो रहा था। इसने कल शाम को अपनी तरफ से अप्रूवल देने का सोच लिया था। जजेस के दरमियान बात आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। सब वापस सीधे होकर सामने देखने लगे, यानी कि फैसला हो चुका था। दरमियान में बैठे हुए एक जज ने अपने दाएं बाएं जजेस को देखकर बात करना शुरू की। सब लोग इसकी तरफ मतवज्जो तो पहले से ही थे, अब कान भी सुनने के लिए खड़े हो गए थे। गाइस, थैंक्स फॉर शोइंग आवर इंटरेस्ट इन दिस। लेकिन हमने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर बैठे 2 कंपनीज़ को एज अ कंबाइंड प्रोजेक्ट देने का फ़ैसला किया है। जैसा कि यहाँ पर बात मेरिट की हो रही है, तो यहाँ पर हर एक शख्स जानता है कि आर्यन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की प्रपोजल टॉप लिस्ट पर है। इनका आइडिया बिल्कुल न्यू है और वो बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट भी कर गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक और शख्स भी है जिसका आइडिया मिस्टर आर्यन के आइडिया से मैच कर रहा है। इसलिए हमने आर्यन अरसलान, द ऑनर ऑफ आर्यन ग्रुप ऑफ कंपनीज़, और शहराज अहमद, जो कि पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रक्टर हैं, इनको देने का फ़ैसला किया। आई होप आप लोगों के लिए ये फ़ैसला फ़ायदेमंद साबित होगा। कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। वो जज खामोश हो गया था और आर्यन और शहराज दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। एक कॉन्फ्रेंस टेबल के एक साइड पर बैठा था और दूसरा दूसरी साइड पर। टेबल के इर्द गिर्द बाकी सब लोग इनके लिए तालियां बजा रहे थे, हालांकि अंदर से वो पूरी तरह गुस्से में थे। लेकिन ये फॉर्मल मीटिंग थी। इस जगह तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना जानते हो। मीटिंग ख़त्म होने लगी थी। सब अपने अपनी कुर्सियों से उठने लगे थे। हर कोई एक दूसरे से हाथ मिला रहा था। कोई ऑफिशियल बात कर रहा था। हर शख्स यहाँ पर इस मीटिंग के 2 नामवर बिजनेस पर्सनैलिटीज से मिल रहे थे और अपने अपने रास्ते पर वापस जा रहे थे। मीटिंग रूम में आर्यन और शहराज रह गए थे। वो दोनों करीब आने लगे। मुझे उम्मीद है हमारा ये प्रोजेक्ट हमारे लिए खुशगवार साबित होगा, शहराज आर्यन से हाथ मिलाते हुए कहने लगा। इसकी बात पर आर्यन एक साइड स्माइल से सर हिलाने लगा। साइड वाले एक जज ने दोनों को देखकर मुबारकबाद दी थी। दोनों के दरमियान बस यही 2 लफ्ज़ी मकालमा हुआ था। आर्यन, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? उसकी माँ को बार बार वो कॉल आ कर रही थी, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। फ़्लाइट में 15 मिनट रह गए थे और यहाँ पर सिक्योरिटी इसको आगे जाने नहीं दे रही थी। कोर्ट में उस्मान के खिलाफ जो केस चल रहा था, अदालत ने अरसलान फैमिली का आउट ऑफ कंट्री जाने पर बैन लगा दिया था। उसने अपने शोहर नोमान को भी कॉल किया था, मगर इसको भी आने में वक्त लग जाता था। इसको पता नहीं था कि उस्मान का सिर्फ बेल हो गया है। दूसरा इंस्ट्रक्शन जो मुल्क से बाहर जाने का, वो अभी तक इन पर लागू है। आर्यन एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। इसके पीए भी इसके साथ आ रहा था। वो जल्दी जल्दी में अपनी जगह पर पहुंचना चाहता था। इसकी नज़र अपने घर के गार्ड पर पड़ी, जो कि इस वक्त आयशा बेगम से आए थे। वहाँ उन्होंने एक जमघटा बनाया हुआ था। वो अपने कदमों की तरफ घुमाने लगा। उसकी माँ वहाँ पर एक बेंच पर बैठी थी। इसको ये भी नहीं मालूम था कि वो अभी तक यहीं पर ही बैठी है और सिक्योरिटी जहाज़ में इसको जाने नहीं दे रही। आर्यन को आता देखकर वहाँ के गार्ड साइड पर हो गए, जो पहले आयशा बेगम के इर्द गिर्द खड़े थे। आयशा बेगम ने चेहरे पर हाथ रखकर नीचे देखते हुए परेशान सी बैठी थी। उसने आर्यन को वहाँ पर आते हुए नहीं देखा था। मामा, आप यहाँ पर ऐसे परेशान होकर क्यों बैठी हैं? वो इनके साथ बैठकर इनके कंधे पर हाथ रखकर पूछने लगा। उन्होंने जल्दी से सर उठाया। बेटा, तुम कहाँ थे? कब से कॉल्स कर रही हूँ तुम्हें। आप बताएं, यहाँ पर क्यों बैठी हैं? आपको तो इस वक्त प्लेन में होना चाहिए था ना। तुम ठीक कह रहे हो, मगर यहाँ की सिक्योरिटी मुझे जाने नहीं दे रही थी और तुम्हारा भी कुछ पता नहीं लग रहा था, इसलिए मैं परेशान हो रही थी। इसकी बात सुनकर उसके माथे पर नसें उभरने लगी। क्यों सिक्योरिटी नहीं जाने दे रही थी? उसने सामने गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, जैसे इसको आंखों से ही मारना चाहता हो, कि तुम लोग किस लिए हो? अगर मेरी माँ इस तरह परेशान बैठी है, आप रिलैक्स करें, मैं अभी आता हूँ। वहाँ किसी से भी पूछे बगैर वो गुस्से में सीधा वहाँ की सिक्योरिटी रूम में चला गया। हेड सिक्योरिटी ऑफिस एयरपोर्ट में लेफ़्ट साइड पर थोड़े फासले पर था। राहदरी से गुजरते वो सीधा बगैर नॉक किए ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ। कैन यू टेल मी वाई यू डोंट परमिट दैट वन लेडी ऑन द प्लेन? वो सामने टेबल पर दोनों हाथों को रखकर झुकते हुए सिक्योरिटी मैन की आंखों में देखते हुए कह रहा था, जो इस आफत के आने पर बौखला गया था। मिस्टर आर्यन, बी रिलैक्स। वो अपने दोनों हाथों को उठाए उससे कह रहा था, जिसको वो पहले से ही बहुत अच्छी तरह से जानता था। सिक्योरिटी हेड के रिलैक्स कहने पर इस पर कोई असर नहीं हुआ और वो इसी तरह हाथों पर अपना सारा बोझ डाले टेबल पर दोनों हाथ रखकर झुकते हुए उसकी आंखों में देख रहा था। मजबूरन इनको वो कोर्ट नोटिस इनको दिखाना पड़ा। ये देखें। उसने दराज से एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। उसने एक नज़र लिफाफे को देखा, छीनने वाले अंदाज में इससे लेने लगा। इसमें साफ साफ लिखा था कि अरसलान फैमिली के किसी भी मेंबर को बाहर जाना अदालत की तरफ से मना किया गया है। जब तक उस्मान अरसलान का केस अदालत में चल रहा है, वो भी सिक्योरिटी और अदालत के साथ इनके फैसलों पर कोऑपरेट करने में की कोशिश करें। वह सर चेहरे के साथ फिर से उसे देखने लगा, जैसे कि उससे कहना चाहता है कि कोई चांस ही नहीं है। हाँ, मजबूर है मिस्टर आर्यन।
अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि इन दिनों आप पाकिस्तान में नहीं थे। बस आपको अपने लिए थोड़ा सा सहमत करना होगा, अदालत से एक परमिशन लेटर निकालने में, अपने फ़्लाइट को नेक्स्ट फ़्लाइट तक आने के आगे बढ़ाने में। आई डोंट नीड ऑफ़ योर सजेशंस। हाथ में पकड़े कागज़ को लिफाफे के साथ झंझोड़ते हुए वहाँ से किसी तूफ़ान की तरह निकल गया। उसने अपनी पैंट से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करने लगा। साथ में वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों को भी उठा रहा था। हेलो, कि क्या तुम बता सकते हो कि कोर्ट रिस्ट्रिक्शन को हटाने में कितना टाइम लग सकता है? वो अपने ऑफिशियल बिजनेस लॉयर से बात करने लगा था। यस सर, कम से कम 1 हफ्ता तो लग सकता है। आपको कुछ काम था? मैं तुम्हें एक पिक सेंड कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मुझे इन्फॉर्म करो कि तुम इसको 1 दिन में कर सकते हो। ओके सर, आप सेंड करें, मैं देखता हूँ। वो कॉल डिस्कनेक्ट करने लगा। अमेरिका की नेक्स्ट फ़्लाइट कब तक है? वो अपने पीए से पूछने लगा जो इसकी साइड पर खड़ा था। सर, इस फ़्लाइट के बाद 2 और फ्लाइट्स भी अमेरिका के लिए 8 PM और 1 AM को निकलने वाले हैं। ये लो, इसके पिक्चर्स मेरे लायक को भेजो। लिफाफे और कागज़ दोनों इसके हवाले करके वो माँ के पास वापस बेंच पर बैठ गया। क्या हुआ आर्यन, क्या कह रही है सिक्योरिटी? सॉरी माम, अभी फ़्लाइट पॉसिबल नहीं है। हर एयरपोर्ट में कोर्ट नोटिफिकेशन सेंड हुआ है। हम फिर चले जाएंगे, अभी घर चलते हैं। वैसे भी यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ठीक कह रही हैं। आए, मैं आपको घर ड्रॉप करता हूँ। वो इनके हाथ को पकड़ते हुए इनके साथ उठने लगा। वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाने लगे। वो जैसे अपनी गाड़ी के पास पहुँच गया, नमान साहब भी वहाँ पर पहुँच गए। दोनों ने उसको कौर कर देखा। आपने बुलाया था इन्हें? आर्यन ने माँ को देखते हुए पूछा। हाँ, तुम्हारा तो फ़ोन नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने इनको फ़ोन कर दिया। मेरा फ़ोन साइलेंट पर था। इसको अपने बाप का यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा था। आप बाबा के साथ जा रही हैं? वो तीनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे और आर्यन इनसे जाने का पूछ रहा था। तुम भी आओ हमारे साथ। कहाँ, खा नहीं जाएगा तुम्हें? यानी कि वो शौहर के साथ जा रही थी। इसका शौहर पहुँच गया था इन दोनों के पास। आप जाएं, इनके साथ मुझे अभी कुछ काम है, इसको करके पहुँच जाऊँगा। वो बाप को ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे वहाँ पर कोई तीसरा ही ना हो। चलो ठीक है, तुम जाओ, डिनर पर मैं तुम्हारा वेट करूँगी। वो इसको फोर्स नहीं करना चाहती थी, इसलिए जो जैसा चल रहा था इसको वैसा छोड़ गई थी। एडवोकेट हमायल, आपका कोई गेस्ट आया, आपके ऑफिस में बैठा है। एक हेल्पर ने कैफेटेरिया में आके उससे कहा, जो लंच ब्रेक पर कुछ देर पहले चाय पीने के लिए आई थी। क्या मतलब है मेरे ऑफिस में बैठा है? आप कैसे किसी को भी मेरे ऑफिस में भेज सकते हैं? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, आप सिक्योरिटी से पूछते हैं। उन्होंने मुझे आपको कहने का कहा था और मैंने कहा। ठीक है, आप जाएं। वो अपने चाय का कप हाथ में पकड़े अपने ऑफिस की जानिब रवाना हो गई। उसने जैसे ही अपने कैबिन में कदम रखा, सोफे पर एक हैंडसम सा शख्स पाँव को क्रॉस करके बैठा हुआ था और वो ग्लास वार से बाहर की तरफ देख रहा था। एक्सक्यूज़ मी, आप कौन? मुझे नहीं याद आज का कोई अपॉइंटमेंट रह गया है। वो तो समझ रही थी कि इससे कोई क्लाइंट मिलने के लिए आया है। आई डोंट नीड ऑफ एनी अपॉइंटमेंट एंड बाय द वे, करेक्शन कीजिए, मैं आपका कोई क्लाइंट नहीं हूँ। वो इसी अंदाज में बैठा हुआ इससे कह रहा था। हमारे अभी भी हाथ में चाय का कप पकड़े खड़ी थी। मुझे अच्छी तरह से याद है मिस्टर, आप मेरे चाचा के बेटे भी नहीं हैं, इसलिए मेहरबानी करके जिस काम के लिए आए हैं वो करें। वो इसके आमने सामने सोफे पर बैठे हाथ में पकड़े चाय से मज़े के साथ एक सिप लेती बैठी थी। मुझे नहीं लगता आपको ये प्रोफेशन लेना चाहिए था। वो बगैर कोई एक्सप्रेशन चेहरे पर आए एक के बाद एक शौक दे रहा था आज हमारे को। मुझे भी लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ से डॉक्टर के पास चले जाएं। इसका मूड ख़राब हो गया था। इसके मुंह में जो आया वो कहने लगी। बाय द वे, आप हैं कौन? ज़रा इंट्रोड्यूस करवाना पसंद करेंगे आप? वो अपने कप को सामने टेबल पर रख दिया। उसके झुकने से उसके बाल भी उसके कमर से गिरने लगे थे। लगता है आपको मेरे बारे में जानने की बहुत जल्दी हो रही है। वो बगैर आंखों को झपके इस पर नज़र गाड़े इससे पूछ रहा था। ऑफ कोर्स हो रही है, आप जैसा सैंपल मैंने पहली बार देखा है। उसके दिल में जो था वो इसके सामने कह गई थी। हमारे ने तो किसी के रोब में आना सीखा ही नहीं था। वो इसकी बात पर बहुत दिनों बाद एक जानदार कहकहा लगा गया था। हमारे इसको देखने लगी। इसको समझ नहीं आया था कि आखिर ये शख्स क्यों हंस रहा है, लेकिन जो भी था इसकी हंसी बहुत जानलेवा थी। वो शख्स इसको ऐसे हैरान नज़रों से खुद को देखते हुए समझ गया था कि इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। आप जानती हैं एडवोकेट, मेरे सामने किसी ने बहुत अरसे बाद इस तरह से साफ लफ्ज़ों में मेरी तारीफ़ की है, इसलिए आप मुझे एक नमूना लगती हैं। वो इसकी बात पर खामोश हो गई थी। यानी कि मुझे छोड़ें, अपने बारे में कुछ बताएं। अच्छा ओके, आपके तजस्सुस को ख़त्म करते हैं। वो सर को थोड़ा सा नीचे करके इशारा करने लगी कि बोलो भी अब। आई एम आर्यन अरसलान, आई थिंक इट्स इनफ, या फिर मैं कहूँ कि जिस केस को आप लड़ रही हैं, जिसके खिलाफ, वो मेरे दादा हैं। अब तो किसी और इंट्रो की ज़रूरत नहीं है। ओह, उसे होंठों को गोल शेप में कर लिया था। सोफे से उठने लगी, थोड़ा सा साइड स्माइल चेहरे पर सजाए वो इसको देख रही थी। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप जैसा शख्स इसी करप्ट ख़ानदान से ही हो सकता है।
और इस बात से वो इसका दिमाग घुमा चुकी थी। इसके ख़ानदान के नाम पर इसके सर के तार स्पार्क करने लगे थे। आपको थोड़ा मैनर सीखने की भी ज़रूरत है। आर्यान इसको इसके एक-एक खामी हिफ्ज़ करवा रहा था। आर्यान अपने हाथ की मुट्ठी बनाए पहले वाले एक्सप्रेशंस को चेहरे से मुकम्मल तौर पर हटाकर सर्द मोहरी से कह रहा था और इसी तरह क्रॉस अंदाज में सोफे से टेक लगाए बैठा हुआ था। मिस्टर आर्यन, मुझे सबक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना ही शौक था आपको सिखाने का तो कुछ अपने दादा को भी सिखा देते। बर्दाश्त नाम ख़त्म हो चुका था। इसी शख्स की असलियत जानने के बाद इसका गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा था। आप सिखाएंगे अभी मेरे दादा को सबक? वैसे भी आप जैसे बदतमीज़ी से अच्छी तरह समझा सकती हैं। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था और आर्यन इसको मज़ीद तब दिलाने में लगा हुआ था। इस बार आपके सो कॉल्ड दादा ने आपको मुझे डराने के लिए भेजा है। कहिए इससे कि मैं तो छोड़ने वाली नहीं हूँ इसको। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगी जैसे खुद को कंपोज करना चाह रही हो। इम्प्रेसिव। तो आपको डराने के लिए मेरा दादा भी आया था? इसको सोचकर हंसी आ रही थी कि छोटी सी लड़की कितनों को नचवा रही है। आप जाएं यहाँ से, मेरा बिल्कुल भी मज़ीद और इरादा नहीं है अपने टाइम को वेस्ट करने का। आप थोड़ा सा पानी पी लें एडवोकेट, गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो खड़े होकर ऊपर से नीचे देखते हुए इसके स्मार्ट बॉडी पर तंज कर रहा था और करना भी चाहिए था। इसके सामने खड़े होकर वो छोटी सी नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। इसके इस बात पर उसको कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो खामोश थी, लेकिन दूसरी तरफ से आर्यन इसके मुंह से कुछ सुनने का इंतज़ार कर रहा था। वो कुछ कह नहीं रही थी, बस इसको देखे जा रही थी। वो अपने कोट से एक एनवेलप निकालने लगा। वह इस पेपर पर साइन कर दें। आई नीड ऑफ दीज। वो टेबल पर इसको रखे हुए कहने लगा। और अगर मैं ना करूं तो? इसकी आंखों में चैलेंजिंग अंदाज में देख रही थी, जैसे अभी के वो इसको यकीन करना चाह रही हूँ कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। आर्यन इसके पूछने पर मुस्कुराया था। तो फिर इस पर साइन करने के लिए मुझे आपको सरप्राइज़ करना पड़ेगा। वह मज़ीद 2 कदम इसके करीब होते वार्न करने लगा, मगर अपने स्टाइल में। आप मुझे जानते नहीं हैं मिस्टर आर्यन, वरना आप कभी भी मुझे इस तरह वार्न नहीं करते। वो टेबल से लिफाफा उठाने लगी और उसको खोलकर देखने लगी। उसने एक नज़र आर्यन को देखा जो इसी को देख रहा था और बग़ैर 1 मिनट भी ज़ाया किए बग़ैर लिफाफे के अंदर कागज़ समेत को 2 टुकड़ों में तकसीम करके उसको हवा में उड़ाने लगी। इसकी आंखों में डर नाम का लफ्ज़ भी मालूम नहीं हो रहा था। हो गया, अभी आप जाएं। मुझे उम्मीद है आप मुझे फिर मेरे ऑफिस का रुख नहीं करेंगे। वह इसको बग़ैर कुछ कहे सर्द नज़रों से देख रहा था। इतना तो वो भी जान गया था कि यह लड़की नहीं है, टेढ़ी हड्डी है। अरे ऐसे क्यों देख रहे हैं मिस्टर आर्यन? आपने कहा था ना मेरे जैसा नमूना आपने कहीं नहीं देखा। वो इसके अल्फाज से इसको मार रही थी और वो इसकी बात पर मुस्कुरा रहा था। वो एक कदम उसके करीब हुआ, एक कदम मज़ीद करीब हुआ और फिर वो मज़ीद कदम कदम पर उसके करीब होता गया। हमाइल उसके हर एक कदम पर पीछे जा रही थी। वो फासला जो हमाइल बना रही थी आर्यन इसको ख़त्म कर रहा था। इसकी हील टेबल से टकरा गई। वो गिरने वाली थी कि आर्यन ने इसको कमर से पकड़ लिया। वो अभी उसकी बाहों में झूल रही थी। आर्यन इसके ऊपर झुका हुआ था। इसके मुंह में जो ज़बान चल रही थी वो अब चलना बंद हो गई थी। ख्याल से डार्लिंग, अभी गिर जाती तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि 1 महीने तक तुम उठने वाली नहीं थी। वो इसके बहुत करीब था। इसके बात करने से इसकी गर्म सांसें इसके चेहरे पर महसूस हो रही थी। क्या हुआ? आप तो चुप हो गई हैं। आप कुछ कह रही थी। चलो बताओ, अभी मैं इसे बहुत गौर से सुन रहा हूँ। लीव मी। आहिस्ता से वो उसको छोड़ने का कहने लगी। इसकी बातें दम तोड़ गई थी। कुछ देर पहले जो दबदबा इसके अल्फाजों में था वो कहीं छू मंतर हो गया था। आर यू श्योर? वो अपना एक आईब्रो उचकाए पूछ रहा था। उसके पीछे शीशे का एक बहुत बड़ा टेबल था। अगर वो छोड़ देता तो सीधा इसके अस्पताल में विजिट करना ज़रूरी था। छोड़ दूँ? वो फिर से पूछने लगा था। वो इसको कोई जवाब नहीं दे रही थी। इसका स्ट्रांग मर्दाना कलोन इसके हवास पर छा रहा था। उसने एक झटके से इसको सीधा कर दिया। इसके बाद सारे के सारे इसके कंधों पर सामने आ गए। इसके चेहरे का हर एक नक्श बहुत गौर से देख रहा था। इसका हाथ अभी भी उसकी कमर पर था। दोनों अभी भी खड़े हो थे। हाथ हटाए। वो इसकी आंखों में देखने लगी। वापस अपनी टोन में आ गई थी। मुझे लगता है आपको आसानी से बात समझ में नहीं आती। अब तो कुछ कॉम्प्लिकेट करना पड़ेगा। वो इसकी कमर से हाथ को बगैर हटाए इसको मज़ीद करीब करने लगा। आर्यन ने पूरे का पूरा उसे छुपा लिया था अपने वजूद के सामने। पीछे से कोई भी उसे नहीं देख सकता था कि इसके मुंह को इसकी बेबाकी पर ताला लग चुका था। वो जो कहना चाह रही थी वो अंदर दम तोड़ रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, बगैर पलकों को हिलाए, एक ही नज़र में। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसको स्टैचू कर दिया। आप दूर हो जाएं। वो अटक अटक कर कह रही थी और अपनी नज़रों को इधर उधर घुमा भी रही थी। वह अपना कंट्रोल फिर से खोने लगी थी। पता नहीं वो उसको नहीं देख सकती थी। उसने जैसे एक नज़र उसकी आंखों में देखा, इसमें कुछ अजीब सा दिख गया था उसे। कुछ ऐसा अनोखा, कुछ जानलेवा, कुछ चुराया हुआ,
कुछ लुटाया हुआ, कुछ छुपाया हुआ, कुछ बहुत खालिस, कुछ बहुत गंभीर, कुछ बहुत उलझा हुआ। मगर क्या? इससे पहले वो उसको समझ लेती, आर्या ने एक आई विंग करके उससे दूर हो गया और बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसने जैसे उसे छोड़ा, वो 2 कदम पीछे हटते हुए जल्दी से दूसरी तरफ चेहरा मोड़ने लगी और अपने चेहरे पर दोनों हाथों को फेरने लगी। वो इस नामालूम शहर के चक्कर से निकलने लगी थी। इसको खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। उसके सामने कुशन्स पड़े थे सोफे में। वो एक एक कुशन को ज़मीन पर फेंक रही थी। वो अपने अंदर के भड़ास को इस पर निकालना चाहती थी। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। ब्लडी इडियट, यू चीट बास्टर्ड। हर एक गाली से वो एक चीज़ नीचे गिरा रही थी। सोफों के कुशन ख़त्म हो गए थे गिराने के लिए। उसने एक बार फिर अपने चेहरे पर हाथ फेरे, चेहरे को सामने मोड़ा। इससे पहले कि वो किसी के साथ टकराती फिर से वो सोफे पर हाथ रखने लगी। आप तो गए थे। इसकी गालियां सुन के और एक एक कुशन को नीचे गिराते हुए आर्यान इसके पीछे खड़ा हो गया था। उसके गाल शर्म और गुस्से से सुर्ख हो गए थे। जिंदगी में पहली बार इसको ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। इससे इसको समझ नहीं आ रही थी कि इसको हैंडल कैसे करे। वैसे आप गालियों में दूसरी पार्टी को अच्छी तरह कम्पीट कर सकती हैं। इसके इस बात पर वो शर्मिंदा होने के बावजूद बालों में हाथ फेरने लगी। बगैर कोई जवाब दिए वो इसको देखे बगैर इधर उधर देख रही थी। आर्या ने दिल में मान लिया था कि ये लड़की एंजल लग सकती है, अगर इसका मुंह बंद रहे तब। आप भी जाएं अभी ज़रा। सारा मूड ख़राब कर दिया आपने। दोबारा मेरे ऑफिस में मत आइएगा। ये सब कुछ सेकंड्स में हो गया। इसका मूड वापस मुकम्मल तौर पर अपने ओरिजिनल टून में डिसर्वेंट हो गया था। वो इसको खुद पर फिर से हावी करना नहीं चाहती थी। आर्यन इसके इस अंदाज पर हैरान हो गया था। वो मान गया था कि मीडिया ऐसे इसके बारे में बात नहीं करे। ये सामने खड़ी लड़की दबने वाली चीज़ नहीं है। वो इसको देख के एक एक कदम बाहर की तरफ पीछे लेकर जा रहा था। इस बार हमाल भी इसको जाता हुआ देख रही थी। इससे पहले कि वो बाहर निकलता, मिस्टर आर्यन, हमाल इसको आवाज़ देने लगी। इसके दिमाग में कुछ आया था। मुझे मुड़ने लगा था, इसकी तरफ देखने लगा। वो इसी तरह अपनी जगह पर खड़ी थी। घर पहुंचकर मेरी तरफ से आपको सरप्राइज़ मिलेगा। इसका पहले वाला एटीट्यूड मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका था। इसकी आंखों में इस वक्त कुछ था जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। सर को हिलाते हुए वो इसके सरप्राइज़ के लिए रेडी हुआ था। अगर वो बात सरप्राइज़ की कर रही है तो इसका मतलब था कुछ तो ख़ास है।